नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी खूब मन लगा के कर रहे होंगे। और आपका एग्जाम का दिन भी नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग तैयारी पे ज़्यादा जोर डालिए, तभी आप लोग का मार्क्स अच्छे से आ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए चैप्टर लाए हैं हिंदी में। ये हिंदी का जो 5वां चैप्टर है, नागरी लिपि, जो गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा हुआ है। यह एक निबंध है। तो जो निबंधकार है यानी लेखक, पहले हम उनके बारे में जानेंगे, तब हम जानेंगे कि इस निबंध में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरी लिपि। यह एक निबंध है और इनके जो लेखक हैं, लेखक गुणाकर मूल्य, ये इनके लेखक है। और हम इनके जन्म के बारे में जानेंगे और इनके जन्म स्थान और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे। जैसे कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और लेखक के बारे में क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो लेखक को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ है और जन्म स्थान, तो कोई भी लेखक के बारे में जन्म और उनके स्थान के बारे में क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो हम जन्म के बारे में जानेंगे। इनका जन्म हुआ 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में। उन्नीस सौ 35 ईस्वी महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अमरावती अमरावती जिले के एक गांव में। तो आप लोग से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गुणाकर मूल्य जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ और किस ईस्वी में हुआ। तो आप लोग का 4 ऑप्शन रहेगा, तो एक ऑप्शन में रहेगा 1935। आप उन्हीं को सही कीजिएगा। और इनका निधन सन 2009 में। दो हजार नौ में इनका निधन हुआ। और जन्म स्थान, शिक्षा के बारे में जानेंगे।
तो इनका प्रारंभिक शिक्षा गांव गांव में ही हुआ और गांव के परिवेश में और मराठी भाषा में। तो आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से जो निबंधकार है उनका ग्रामीण में और मराठी भाषा में प्रारंभिक शिक्षा हुआ, तो आप लोग लिखेंगे बुनाकर मूले। ग्रामीण परिवेश में और भाषा मराठी। और मैट्रिक से लेकर इन्होंने एमए तक गणित विषय में की। मैट्रिक से मैट्रिक से लेकर एमए तक इन्होंने गणित तो मैट्रिक से लेकर एमए तक जो इन्होंने पढ़ाई किया वो किस भाषा में किया, तो आप लोग लिखेंगे गणित भाषा में। और महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्होंने 25 वर्ष में 2500 से अधिक लेख एवं पुस्तकें का प्रकाशन किया था। 25 वर्ष की उम्र में 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुआ। तो इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही 2500 से भी अधिक पुस्तकें का प्रकाशित इनका हुआ था। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं यानी लेखक, तो लिखेंगे हम लोग प्रमुख कृतियां। अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी। और है भारत इतिहास और संस्कृत। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, प्राचीन भारत के महान
वैज्ञानिक और सौर मंडल सूर्य, नक्षत्र, लोक। सूर्य और नक्षत्र, नक्षत्र लोक। भारत लिपियों की कहानी, भारत लिपियों की कहानी अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा और है इनका ब्रह्मांड परिचय। ये जो है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृत, प्राचीन भारत के महान व्यक्ति और सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारत लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा और ब्रह्मांड परिचय, इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। तो आप लोग का एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है, तो आप लोग सब याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को याद हो जाएगा। और भारतीय विज्ञान की कहानी, एक और है भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी। और अक्षर कथा जो है, अक्षर कथा सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इनका, तो हम लोग लिखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक अक्षर कथा। तो आप लोग का एग्जाम में आएगा कि गुणाकार मूल्य का कौन सी पुस्तक जो सबसे प्रसिद्ध है, तो आप लोग लिखिएगा अक्षर कथा जो इनका पुस्तक है वो सबसे प्रसिद्ध है। और यह निबंध जो है, मतलब ये जो है नागरी लिपि, ये भारत लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से लिया गया है, तो लिखेंगे यह निबंध लिपियों नामक पुस्तक से लिया गया है। तो आप लोग का एग्जाम में आएगा कि ये जो निबंध है नागरी लिपि ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो आप लोग लिखेंगे कि भारतीय लिपियों नामक पुस्तक से यह निबंध लिया गया है। तो अब हम आप लोग को लेखक परिचय और इनकी जो प्रमुख कृतियां, इनका जन्म, शिक्षा, दीक्षा के बारे में जाने हैं। अब हम जानेंगे ये निबंध में इन्होंने गुणाकर मूल्य जी ने क्या क्या लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जिस लिपि में यह लेखक छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं।
जैसे आप लोग का एग्जाम में आएगा कि लिपि, तो आप लोग क्या लिखिएगा? देवनागरी लिपि। तो और कहते हैं करीब 2 सदी पहले पहली बार लिपियों के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। मतलब 2 सदी पहले 2 सदी पहले मतलब इसी लिपि में पुस्तक बनते थे और छपते थे। तो यह तभी से यह लिपि काफी प्रसिद्ध में आ गई है और अक्षरों में स्थिरता आ गई है। और हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी और जब हम लिखते हैं और बोलते भी हैं तो कौन लिपि में बोलते हैं? देवनागरी लिपि में बोलते हैं। और कहते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल और नेपाल की नेपाली वो नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी गई। देखिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी ये नागरी लिपि का चलन है। और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और कहते देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती वह प्रायः देवनागरी लिपि में छपी होती। आप लोग देखेंगे कि जितना भी पुस्तकें जो मिलती है वो सब देखते होंगे कि देवनागरी लिपि में ही छपी हुई रहती है। और गुजराती लिपि देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है। जो गुजराती लिपि है वो देवनागरी लिपि से भिन्न नहीं है, मतलब मिलता जुलता है। मतलब बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं है, तो बहन अवश्य होगी। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी लिपि से काफी भिन्न दिखाई देती है। कहते हैं दक्षिण भारत का भी इसमें बात किया गया है कि दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं वो नागरी लिपि से काफी भिन्न दिखाई देती है। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारतीयों की ये लिपियां अभी नागरी और तरह प्राचीन ब्राह्मी ही विकसित हुई। कहते हैं जो भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं यह भी नागरी के तरह प्राचीन ब्राह्मी से विकसित हुई है। और कहते हैं दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए, पोथियां यानी जो मोटे मोटे पुस्तक होते हैं उन्हें कहते हैं पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। मतलब पोथियां लिखने में भी हमारे देवनागरी लिपि का ही मतलब प्रयोग होता था। और दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि और नंदी नागरी लिपि कहलाती। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है। कोकन के शिलाहार, मान्यखेट, राष्ट्रकूट और देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। मतलब जो कोकन के शिलाहार, मान्यखेट, राष्ट्रकूट, देवगिरी, यादव, विजयनगर के शासकों की लेख जो है वो नंदी नागरी लिपि में है। तो आगे चलिए देखते हैं क्या है। 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों के वीर केरलस जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। मतलब जो केरल के जो सिक्के हैं, केरल के शासकों के जो सिक्के हैं, वीर केरलस जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है।
जो वीर केरलस जो लिखा हुआ है वो भी हमारे नागरी लिपि में ही उस सिक्के में अंकित है। श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु, मतलब श्रीलंका के जो है शासक पराक्रम बाहु और विजय बाहु आदि शासकों के सिक्के भी नागरी अक्षरों में देखने को मिलते हैं। मतलब हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो पराक्रम बाहु जो शासक थे और विजय बाहु, उनके सिक्के में भी हमारे नागरी अक्षर देखने मिलते हैं। और दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासक की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के लाहौर के टस्काल में ढाले गए चांदी सिक्के भी हम नागरी लिपि के शब्द देखने मिलते हैं। टस्काल मतलब आप लोग समझते होंगे, टस्काल सिक्कों को कहा जाता है। तो जो ये थे महमूद गजनवी, वो भी हमारे नागरी लिपि में ही सिक्के को छपवाते थे। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द ही खुदवाए। मतलब महमूद गजनवी के बाद जो महमूद गोरी आए, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने अपने सिक्कों पे नागरी शब्द का ही सिक्के में खुदवाए। और उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज और गागड़वाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक मुक्ति के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख भी नागरी लिपि में है। मतलब हमारे भारत के चारों तरफ, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, मतलब चारों दिशा में हमारे जो ये नागरी लिपि है, सब जगह नागरी लिपि का ही चलन देखने को सब के सिक्के में मिल रहे हैं। और नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। मतलब ये जो नागरी जो शब्द है, इनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इनके बारे में मतलब विद्वानों में बहुत मतभेद है। और एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इसमें लिखा है, एक मत के अनुसार गुजरात के जो नागर ब्राह्मण ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। और पादता डिड कम नामक एक नाटक की जानकारी मिलती है। मतलब एक नाटक है जो पादता डिड कम नामक एक नाटक है, उनमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। हम यह भी जानते थे कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। मतलब जो कहते हैं कि उत्तर भारत से जो संबंध रखता है, जो ये नाटक है पादाडिक्तकम नामक ये जो नाटक है, यह पाटलिपुत्र नगर को कहते हैं। और विशेष नागर शैली भी कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े
नगर से संबंध रखता है। मतलब ये जो नागरी जो नाम पड़ा है, ये कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर भारत से ही संबंध रखता है, मतलब उत्तर भारत से ही यह नाम नागरी पड़ा। और असंभव असंभव नहीं है कि यह बड़ा नागर प्राचीन प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और विक्रमादित्य जो थे, इनके व्यक्तिगत नाम जो था देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। इसलिए इसका नाम कुछ लोग कहते हैं कि देवनागरी लिपि है। देवनगर नाम ही दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। और कहते हैं कर्नाटक के सरवनबेलगोला स्थान के जैन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। कर्नाटक के सरवनबेलगोला स्थान जैन का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोटमेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विधि भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिलते हैं। मतलब जो कर्नाटक के जो सरवनबेलगोला स्थान में जो जैन के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहाँ एक गोटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के लेख मिलते हैं। और यह श्री गंगराजे सुताले और करवीले एक अन्य नागरी में लिखा है। चमुंड राजे करविलैले ये दक्षिण लेख की शैली की नागरी लिपि में है। और देवनागरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। मतलब देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। और यादव राजा रामचंद्र के ताम्रपत्र में ए ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। मतलब ए ओ की मात्राएं जो है अक्षर बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। मतलब कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेश के लेख भी नागरी लिपि में है। नरेश मतलब राजा उड़ीसा के ब्राह्मी उड़ीसा के ब्राह्मी की एक विशेष शैली की कलिंग लिपि की अस्तित्व था। परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। मतलब उड़ीसा यानी कलिंग प्रदेश पहले कहते थे। कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी लिपि की विशेष शैली है। कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों की लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। और उत्तर भारत में पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। मतलब उत्तर भारत के जो पहले पहल गुर्जर प्रतिहार के राजाओं में भी नागरी लिपि देखने को मिलती है। और मिहिर भोज
मिहिर भोज यानी 840 से 881 ईस्वी की ग्वालियर प्रशिस्त नागरी लिपि में ही है। और धारा नगरी की परंपार शासक भोज अपने विद्यानुराग के इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के प्रमुख अभिलेख मिलते हैं और इस राजा के वंश बाड़ा और बेतवा दान पत्र क्रम कोक विजय और कोकण विजय पर्व के अवसरों में दिए गए हैं। बेतवा इंदौर के समीप दान पात्र 1020 ईस्वी का है। उन्होंने उन्हीं प्रारंभिक नागरिक लेखों के संक्षिप्त चर्चा किए जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। मतलब 12वीं सदी के जो हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासक जो है वो देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल करते थे। और कहते हैं कुछ इस्लामी शासक ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि के लेख अंकित है। तो आप लोग को ये जो स्टोरी है उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। आप लोग एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप लोग क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं।